हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आज हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 1 को शुरू करेंगे। उसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर्स you have seen how British rule affected rajas and nawabs, peasants and tribals. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिश पॉलिसीज ने राजा, नवाब, किसान और जनजातीय समूहों को प्रभावित किया था। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश पॉलिसीज से स्टूडेंट्स के जीवन पे क्या असर पड़ा था, इन चीजों ने स्टूडेंट को कैसे प्रभावित किया था। इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया wanted not only territorial conquest and control over revenues। देखिए, हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो वो एक व्यापारिक कंपनी यानी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, और वो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्हें समझ आया कि टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट किए बिना ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा किया और उन क्षेत्रों से रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। हमें स्टूडेंट्स के लाइफ को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में केवल राजस्व पे नियंत्रण और टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट ही नहीं चाहते थे। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। They also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. What changes were to be introduced? ब्रिटिशर्स ने महसूस किया कि उनका एक कल्चरल मिशन है, यानी सांस्कृतिक मिशन भी है, और वो ये है कि नेटिव्स को सिविलाइज करना है, सभ्य बनाना है। नेटिव्स मतलब देशी लोग, मतलब जो यहीं के थे। वे चाहते थे कि नेटिव्स के कस्टम्स और वैल्यूज यानी रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसका एक बड़ा रीजन ये था कि वे अपने कल्चर को फैलाना चाहते थे, लेकिन सवाल ये था उनके सामने कि इसके लिए क्या क्या परिवर्तन लाना जरूरी है। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है।
इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? हाउ वेयर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज्ड एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वेयर गुड सब्जेक्ट्स। उनके सामने सवाल ये था कि भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, गुड सब्जेक्ट्स यानी अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने थे, कौन कौन से परिवर्तन करने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। The British could find no simple answers to these questions. They continued to be debated for many decades. अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। हमारा पहला टॉपिक है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. हम ये समझेंगे कि अंग्रेजों ने एजुकेशन के लिए क्या किया और वे क्या सोच रहे थे, और आज हम जो एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, शिक्षा के विचारों को देखते हैं, वो कैसे पिछले 200 सालों में डेवलप हुए, ये भी हम समझेंगे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिश आइडिया ऑफ एजुकेशन को लेके भारतीय लोगों के क्या रिएक्शंस थे और भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने विचारों को कैसे विकसित किया था। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। हम लोग अब पढ़ेंगे ओरिएंटलिज्म के बारे में। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवाद की परंपरा। ओरिएंटलिस्ट्स, those with a scholarly knowledge of the language and culture of Asia। यहां पे हम लोग पहले ओरिएंटलिस्ट के मतलब को समझते हैं। देखिए, ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादी उनको कहा जाता है जिनके पास एशिया के भाषा और संस्कृति यानी लैंग्वेज और कल्चर का नॉलेज होता है। प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta। 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति कलकत्ता आता है। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया था, उसमें जूनियर जज के पद पे अपॉइंट होके आए थे विलियम जोन्स। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। In addition to being an expert in law, Jones was a linguist, someone who knows and studies several languages। विलियम जोन्स लॉ में बहुत एक्सपर्ट थे, बट वो एक लिंग्विस्ट यानी भाषाविद भी थे। लिंग्विस्ट उन्हें बोला जाता है जिन्हें बहुत सारी भाषा आती है।
कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। He had studied Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend, and had also learned Persian. विलियम जोन्स ने ऑक्सफोर्ड से ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज की पढ़ाई किया था। उसको फ्रेंच और इंग्लिश भी आता था। उसने अपने दोस्त से अरबी सीखी और फारसी भाषा भी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। At Calcutta, he began spending many hours a day with Pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar and poetry. कैलकटा में विलियम जोन्स पंडितों के साथ बहुत वक्त बिताते थे और संस्कृत भाषा, उसका व्याकरण और संस्कृत पोइट्री भी सीखते थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. विलियम जोन्स ने लॉ, फिलोसॉफी, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंस पे जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट थी यानी प्राचीन भारतीय पुस्तकें थी उनका अध्ययन शुरू किया। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा ज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. विलियम जोन्स ने यह पाया कि इंडियन आर्ट, कल्चर, लिटरेचर में सिर्फ उन्हें ही इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि कलकत्ता में रह रहे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इसमें इंटरेस्ट था। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नथानियल हॉलहेड वेयर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हॉलहेड जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी इंडियन एंशियंट हेरिटेज यानी प्राचीन भारतीय विरासत जैसे प्राचीन ग्रंथ हो गए उनकी खोज कर रहे थे, भारतीय भाषाओं को सीख रहे थे, संस्कृत और फारसी कृतियों को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। टुगेदर विद देम, जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। उन सबके साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एक जर्नल यानी शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जोन्स एंड कोलब्रुक came to represent a particular attitude towards India. विलियम जोन्स
और हेनरी थॉमस कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास प्रकार का एटीट्यूड रखते थे। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। They shared a deep respect for ancient cultures, both for India and the West. वे इंडिया और वेस्ट के एंशियंट कल्चर यानी प्राचीन संस्कृतियों को बहुत मानते थे, आदर भाव रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. उन्हें लगा कि इंडिया का कल्चर, इंडिया का हेरिटेज एंशियंट टाइम में बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसमें पतन होता गया। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. उनका मानना था कि अगर भारत को समझना है तो भारत के प्राचीन ग्रंथों को ढूंढना होगा, उनकी खोज करनी होगी। इन प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन पवित्र ग्रंथ और प्राचीन कानूनी ग्रंथ शामिल थे। इससे भारत के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि वे भी अपने अतीत को जान पाएंगे। इन ग्रंथों की खोज करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझा जा सकता है। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट्स could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. उनका मानना था कि इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ के ही हिंदू और मुस्लिम्स के विचारों को समझा जा सकता है। कानूनी ग्रंथों को पढ़ के हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज को समझा जा सकता है, और इन प्राचीन ग्रंथों को समझ के ही भारत में डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। सो Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their findings known to others. जोन्स और कोलब्रुक ने मिलकर प्राचीन ग्रंथों की खोज की, उनके मतलब को समझा, उनको ट्रांसलेट किया और उनको दूसरों तक पहुंचाया भी, ताकि दूसरे लोग भी इनके बारे में जान सकें। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. उनको इस बात का विश्वास था कि इस प्रोजेक्ट का फायदा ब्रिटिशर्स को भी मिलेगा और इंडियंस को भी मिलेगा। ब्रिटिशर्स को भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंडियंस को अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा, अपने हेरिटेज यानी विरासत के बारे में पता चलेगा, अपने अतीत के बारे में भी पता चलेगा। उन्हें विश्वास था कि ये परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी।
In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its masters. उनका ये भी मानना था कि इस प्रोसेस में अंग्रेज इंडियन कल्चर के गार्जियन और मास्टर बन जाएंगे, यानी भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक बन जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने ही भारतीय संस्कृति, उसके अतीत, उसके ग्रंथों की खोज की है। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. इन विचारों से प्रभावित होकर बहुत सारे अंग्रेजों ने दलील दी कि हमें वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न नॉलेज के बजाय इंडियन कल्चर और इंडियन नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय लोग ब्रिटिश रूल को अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर नहीं थोप रहे हैं, हमें हमारी संस्कृति से ही परिचय करवा रहे हैं। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. उनका मानना था कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के लिए और संस्कृत तथा फारसी साहित्य और पोएट्री पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. इन अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम्स को वही सब्जेक्ट्स पढ़ाई जानी चाहिए जिनसे वे फैमिलियर हैं, यानी परिचित हैं, और जिन सब्जेक्ट्स को ये लोग महत्व देते हैं। वैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिसे वे जानते ही नहीं हैं। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। Only then, they believed, could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. अंग्रेजों का मानना था कि इसी तरीके से नेटिव्स यानी देशी जनता के दिल में जगह बना सकते हैं, लोगों का दिल जीत के उन पे शासन कर सकते हैं, तभी प्रजा बाहरी शासकों को मानेगी, तभी हम भारतीय लोगों को गुलाम बना सकते हैं। देखिए, हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि विलियम जोन्स, कोलब्रुक जैसे अंग्रेज भारतीय लोगों का कोई भला नहीं चाहते थे। वे प्राचीन ग्रंथों, इंडियन कल्चर के तरफ अट्रैक्ट भले ही हुए थे, लेकिन वे इनका उपयोग करके ब्रिटिश रूल फैलाना चाहते थे। उनका मानना था भारतीय लोगों पे भारतीय तौर तरीकों, भारतीय संस्कृति का उपयोग करके शासन करना आसान होगा। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu College was established in Benares in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts
that would be useful for the administration of the country. 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला गया ताकि वहां पे अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाए और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां पे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाया जा सके, जिससे देश का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाना है ये सीखा जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। Not all officials shared these views. Many were very strong in their criticism of the Orientalists. लेकिन सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसे सेम विचार नहीं रखते थे। ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादियों को आगे चल के बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, पूरब की जघन्य गलतियां। फ्रॉम द अर्ली 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ओरिएंटलिस्ट विजन यानी जो प्राच्यवादियों का दृष्टिकोण था, जो विचार थे, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट was full of errors and unscientific thought. Eastern literature was non-serious and light-hearted. उन्होंने कहा कि ईस्टर्न सोसाइटी में बहुत सारे एरर्स हैं, उनकी सोच अनसाइंटिफिक है, ईस्टर्न लिटरेचर सीरियस नहीं है, सतही है, डीपनेस नहीं है, रिचनेस नहीं है। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. उन्होंने बोला कि अंग्रेजों को मतलब ओरिएंटलिस्ट को अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए फोकस नहीं करना चाहिए था, खर्चा नहीं करना चाहिए था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। जेम्स मिल was one of those who attacked the Orientalists. ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादियों को क्रिटिसाइज करने वाले एक व्यक्ति का नाम था जेम्स मिल। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। द ब्रिटिश एफर्ट, ही डिक्लेयर्ड, शुड नॉट बी टू टीच what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. जेम्स मिल का कहना था ओरिएंटलिस्ट जो एफर्ट कर रहे थे कि नेटिव्स को उनकी भाषा, उनका साहित्य सिखाया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेटिव्स का दिल जीतने के लिए या उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए एजुकेशन हमें प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन ought to be to teach what was useful and practical. जेम्स मिल का कहना था कि एजुकेशन के जरिए प्रैक्टिकल और यूजफुल नॉलेज
हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। So, Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. जेम्स मिल का कहना था कि भारतीय लोगों का वेस्टर्न सोसाइटी से परिचय कराना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि वेस्ट ने कितनी तरक्की हासिल की है साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड में, और ईस्टर्न सोसाइटी अभी भी पवित्र ग्रंथ और पोएट्री में ही इन्वॉल्व्ड है। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। बाय द 1830s, द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट्स बिकेम शार्पर। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. थॉमस बेबिंगटन मैकॉले वन ऑफ द क्रिटिक्स थे जो इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लिटरेचर को क्रिटिसाइज करते थे। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. उसे लगता था कि भारत एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसको सिविलाइज करने की जरूरत है। वो भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, अकॉर्डिंग टू हिम, कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। उसे यह भी लगता था कि ईस्टर्न नॉलेज यानी पूर्वी ज्ञान बेकार है। उसे लगता था कि यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन लैंग्वेज और यूरोपियन कल्चर ही बेस्ट है। इंग्लैंड ने जो इन क्षेत्रों में काम किया है उसके साथ ईस्टर्न नॉलेज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia? उसने ये बोला कि एक यूरोपियन लाइब्रेरी में एक शेल्फ पे रखी किताबें पूरे भारत और अरब के लिटरेचर के बराबर है। आप सोचिए, जब ऐसी विचारधारा वाले लोग पॉलिसीज बनाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस है, लोगों को परेशानी होगी ही। मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use. उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भारत में ओरिएंटल लर्निंग यानी प्राच्यवादी ज्ञान पर पब्लिक मनी को वेस्ट करना बंद करे, क्योंकि ओरिएंटल लर्निंग का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। प्राच्यवादी ज्ञान मतलब भारतीय लोगों को भारतीय भाषा और भारतीय साहित्य ही पढ़ाना। मैकॉले के हिसाब से ये पैसे की बर्बादी थी। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन, मैकॉले एम्फसाइज्ड द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। मैकॉले ने बोला कि हमें भारतीय लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से इंग्लिश सुपीरियर लैंग्वेज था। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. मैकॉले को लगता था
कि भारतीय लोग अगर इंग्लिश सीख जाएंगे तो वे वर्ल्ड के फाइनेस्ट लिटरेचर्स पढ़ पाएंगे और उन्हें वेस्ट में साइंस और फिलोसॉफी के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में भी पता चलेगा। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो जाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश could thus be a way of civilizing people, changing their tastes, values and culture. इंग्लिश सिखा के हम भारतीय लोगों को सिविलाइज कर सकते हैं, उनके संस्कृति को, रुचियों को, वैल्यू सिस्टम को बदल सकते हैं। ऐसा सोचना था मैकॉले का। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 was introduced. मैकॉले ने जो विवरण दिया उस पे बेस्ड इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 पास हुआ। मैकॉले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द डिसीजन was to make English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Benaras Sanskrit College. इस एक्ट में बोला गया कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जैसे कैलकटा मदरसा और बेनारस संस्कृत कॉलेज को प्रमोट नहीं किया जाएगा। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। These institutions were seen as temples of darkness that were falling off themselves into decay. इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगैन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। स्कूल्स के लिए अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक पब्लिश किए जाने लगे। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन फॉर कॉमर्स, व्यवसाय के लिए शिक्षा। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंडन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के वे शेयर होल्डर्स जो कंपनी को चलाते थे। तो 1854 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक एजुकेशनल डिस्पैच यानी शिक्षा के विषय में नोट भेजा। एजुकेशनल डिस्पैच मतलब एक प्रकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। इशूड बाय चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट हैज कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। इस एजुकेशनल डिस्पैच को इशू किया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही काम कर रहे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के लोग होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे ताकि कंपनी पे नियंत्रण बना के रखा जा सके। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी
that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. इस वुड्स डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली एजुकेशनल पॉलिसी का आउटलाइन था। इसमें फिर से बोला गया कि यूरोपियन शिक्षा के बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं ओरिएंटल नॉलेज की तुलना में। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू वॉज इकोनॉमिक। वन ऑफ द प्रैक्टिकल बेनिफिट था इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्षेत्र में लाभ। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। यूरोपियन लर्निंग, इट सेड, would enable Indians to recognize the advantages that flow from expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country. इसमें यह बोला गया कि यूरोपियन लर्निंग के द्वारा भारतीय लोगों को ट्रेड और कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य के बारे में समझ में आएगा। ट्रेड और कॉमर्स में डेवलपमेंट से होने वाले लाभ के बारे में भी समझेंगे भारतीय लोग। उन्हें यह भी समझ में आएगा कि देश के संसाधन का कितना महत्व होता है देश के विकास के लिए। देखिए, अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को यह सब समझ में आए और वे ब्रिटिश ऑफिशियल्स का साथ दें। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट्स एंड डिजायर्स एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। अगर यूरोपियन जीवन शैली से भारतीय अवगत होंगे तो उनके टेस्ट और डिजायर्स में भी परिवर्तन आएगा। वे यूरोपियन लाइफस्टाइल के तरफ अगर अट्रैक्ट होंगे तो यूरोपियन गुड्स के प्रति भी अट्रैक्ट होंगे और यूरोपियन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। फिर यूरोप में बनने वाली चीजों को भारतीय लोग अप्रिशिएट करेंगे और उन्हीं चीजों को खरीदना चाहेंगे। ब्रिटिश गुड्स की डिमांड भारत में थी नहीं, तो वे इन तरीकों से डिमांड को बढ़ाना चाहते थे। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहां के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इंप्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। वुड्स डिस्पैच में यह भी बोला गया कि यूरोपियन लर्निंग के द्वारा भारतीय लोगों का मोरल कैरेक्टर यानी नैतिक चरित्र में भी इंप्रूवमेंट आएगा। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन। उनका मानना था यूरोपियन लर्निंग से भारतीय लोग ट्रुथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तभी भारतीय लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है और उन्हें कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के काम पे रखा जा सकता है। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration. डिस्पैच के अनुसार ईस्टर्न लिटरेचर में न केवल बहुत गलतियां थी, बल्कि ये लोगों में काम करने के प्रति
जागरूकता भी पैदा नहीं करता था और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई स्किल्स पैदा करता था लोगों में। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि ये लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British. 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे कदम उठाए जिससे उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ था उसे लागू किया जा सके। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वेयर सेट अप to extend control over all matters regarding education. एजुकेशन डिपार्टमेंट का गठन किया गया और एजुकेशन से रिलेटेड सारे मुद्दे इनको सौंपे गए ताकि वे एजुकेशन पे अपना नियंत्रण बना के रख सकें। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। Steps were taken to establish a system of university education. विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। In 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. जब 1857 में मेरठ और दिल्ली में भारतीय सिपाही विद्रोह कर रहे थे, वहीं कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी परिवर्तन लाने की कोशिशें की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। देखिए इस इमेज में कैलकाटा विक्टोरिया मेमोरियल में वॉरेन हेस्टिंग्स के मॉन्यूमेंट को दिखाया गया है। इसको बनाया गया था रिचर्ड वेस्टमैकॉट द्वारा 1830 में। This image represents how Orientalists thought of British power in India. इस इमेज में ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी यानी प्राच्यवादी विचारधारा को दिखाया जा रहा है। मतलब ओरिएंटलिस्ट क्या सोचते थे ब्रिटिश पावर के बारे में। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। You will notice that the majestic figure of Hastings, an enthusiastic supporter of the Orientalists, is placed between the standing figure of a Pandit on one side and a seated Munshi on the other side. यहां आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। देखिए इस इमेज में हमें बड़े से वॉरेन हेस्टिंग्स दिख रहे हैं जो ओरिएंटलिज्म के समर्थक थे। वॉरेन हेस्टिंग्स को बीच में रखा गया है और एक तरफ पंडित हैं जो कि खड़े हैं और दूसरी तरफ मुंशी जो बैठे हुए हैं। मतलब ये दिखाया गया है कि अंग्रेज भारतीयों से सुपीरियर थे। मुंशी अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन। मुंशी उस व्यक्ति को कहा जाता था जो फारसी लिख सकता हो और पढ़ सकता हो और पंडित संस्कृत पढ़ाता था। मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular languages, tell them about local customs and laws, and help them translate and interpret ancient texts. Hastings और दूसरे ओरिएंटलिस्ट जो थे वे भारतीय विद्वानों से वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे। वे स्थानीय रीति रिवाज और कानून सीखना चाहते थे और
प्राचीन ग्रंथों को समझना चाहते थे तथा उन्हें ट्रांसलेट करना चाहते थे। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient customs of the country and Oriental learning ought to be the basis of British rule in India. हेस्टिंग्स ने ही इनिशिएटिव लेके कैलकटा मदरसा की स्थापना की और वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना था कि भारत के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की नॉलेज के बेसिस पे ही ब्रिटिशर्स को भारत पे शासन करना चाहिए। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्नाकुलर, अ टर्म generally used to refer to a local language or dialect as distinct from what is seen as the standard language. वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है स्थानीय भाषा और ये स्टैंडर्ड यानी मानक भाषा से अलग होता है। वर्नाकुलर ये शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local languages of everyday use and English, the language of the imperial masters. colonial countries में ब्रिटिशर्स इंग्लिश को स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानते थे, इंपीरियल लैंग्वेज मानते थे और भारत की स्थानीय भाषाओं को वर्नाकुलर लैंग्वेज मानते थे। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेज के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की मांग। द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century. कुछ ब्रिटिशर्स चाहते थे कि प्रैक्टिकल एजुकेशन भारतीय लोगों को प्रोवाइड किया जाए। वहीं क्रिश्चियन मिशनरीज जो भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने आई थी, वो ये कह रही थी कि भारत में प्रैक्टिकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। The missionaries felt that education should attempt to improve the moral character of the people and morality could be improved only through Christian education. मिशनरीज का मानना था कि शिक्षा के द्वारा लोगों के मोरल कैरेक्टर में सुधार लाना एम होना चाहिए और उसके लिए क्रिश्चियन एजुकेशन की जरूरत है। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। Until 1813, the East India Company was opposed to missionary activities in India. 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने से मना किया। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। It feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India. कंपनी को इस बात का डर था कि अगर स्थानीय लोग नाराज हो गए तो लोगों पे शासन करना, व्यापार करना, पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को
शक की नजर से देखने लगेंगे। Unable to establish an institution within British controlled territories, the missionaries set up a mission at Serampore in an area under the control of the Danish East India Company. ब्रिटिशर्स ने जिन क्षेत्रों पे नियंत्रण स्थापित करके रखा था वहां पे मिशनरीज कुछ नहीं कर पाई, तो इसलिए डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र सेरामपुर में अपने मिशन की स्थापना की। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने के वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। ये इलाका डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप इन 1800 एंड अ कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1818। 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, फिर 1818 में एक कॉलेज की भी स्थापना की गई। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। ओवर द 19th century, मिशनरी स्कूल्स वेयर सेट अप ऑल ओवर इंडिया। पूरे 19th सेंचुरी में पूरे देश भर में बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स खोले गए। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। आफ्टर 1857, however, the British government in India was reluctant to directly support missionary education. 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट करने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि फिर ऐसी कोई क्रांति न हो जाए। परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स एंड रिलीजियस आइडियाज माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि लोगों के कस्टम्स, बिलीफ सिस्टम, धर्म के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो लोगों में फिर से गुस्सा भड़क सकता है। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 6 का पार्ट 1 समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।